हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे आपको पता है कि हम एनसीईआरटी साइंस की क्लास 6 की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम 7 चैप्टर का आधा पार्ट पढ़ चुके थे और उसमें हम तने के बारे में जान चुके थे। आज हम पादप की पत्ती के बारे में जानेंगे कि पत्तियां किस तरीके की होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे पत्ती के बारे में, पत्ती अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। जितनी भी आपके आसपास जो भी पत्तियां मिलती हैं पादप की, सारी पत्तियों को देखिए आप और उनको क्या है, नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको पर्णवृंत कहते हैं। यानी ये देखिए, मैं यहाँ पे इस चित्र को बनाऊं, जैसे यहाँ पे भी चित्र अभी दिखेगा। जैसे कि ये तना या शाखा है कोई, और बिल्कुल एकदम यहाँ से बिल्कुल ये पत्ती निकल रही है। तो ये जो, एक मिनट, इसको मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये इससे, हाँ, तो ये देखिए, जैसे ये तने का, ये शाखा का भाग है या तने का भाग है, और इससे ये जो निकल रहा है इसको पर्णवृंत कहेंगे। और यहाँ से पत्ती क्या है, जिसको हम पत्ती की डंडी बोल सकते हैं। तो इससे पत्ती निकलती है। तो ये पत्ती हो गई, पर्ण हो गई हमारी, और ये पर्णवृंत हो गया। ये वाला हिस्सा पर्णवृंत कहलाएगा। तो देखिए आगे, ये देखिए ये इस पे भी ये चित्र बन रहा है पत्ती का। ये ऊपरी वाला भाग ये पर्णवृंत कहलाता है, जहां से पत्ती लगी होती है शाखा से या तने के वाले भाग से, पादप से। और पत्ती का ये जो चपटा हुआ भाग, चपटा और हरा हरा भाग क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। ये पत्ती का ये पूरा फलक कहलाएगा। ये पूरा जो किनारे का ये फैला हुआ भाग पूरा फलक कहलाएगा पतली पत्ती का। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। और यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती हैं, तो ये क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। हमें एक एक्टिविटी करते हैं, क्या पत्ती की छाप हमारे कागज पर आ जाती है? तो ये देखिए, हम एक एक्टिविटी से हम कर सकते हैं। पत्ती की पूरी डिजाइन हमारे पर क्या है, आ सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो देखिए कैसे बन सकती है। एक एक्टिविटी करेंगे। एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। ज्यादातर बच्चों, इस क्रियाकलाप को करने के लिए आप कोई पादप की ऐसी पत्ती लीजिए जो पादप से क्या है, गिर चुकी हो और वो थोड़ी सूखी हो। गीली पत्ती का तो शायद आप कागज पर इस तरीके से, जैसे ये यहाँ पे ये देखिए पेंसिल से इस तरीके से चित्र बनाया जा रहा है, पत्ती नीचे रखी गई है और ऊपर पेंसिल से रफ किया जा रहा है, तो शायद इतना अच्छे से नहीं बन पाए। पर लेकिन अगर पत्ती हल्की सी सूखी हो और वो पादप से पहले गिर चुकी हो, तो उसको लेंगे तो उसका चित्र अच्छे से हमारा क्या है, कागज पर आ जाएगा। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए ये जो चित्र है जो हमारा, ये 7.9 का ही है। इस चित्र में जिस तरीके से दर्शाया गया है, तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ के रखें। कागज को दबाकर पकड़ के रखना है और उस पे पेंसिल से तिरछा पकड़कर नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। ये देखिए, हमें इसको रगड़ना है। रगड़ेंगे तो इस पे पत्ती की क्या है, एक नीचे जो पत्ती रखी हुई है उसकी छाप है ना, इस पर कागज पर आ जाएगी। और फिर हमें पत्ती पर क्या क्या दिखाई देगा, इसको देखिए क्या क्या दिख रहा है उस छाप में। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। मतलब हमें वो शिराएं दिख जाएंगी, क्योंकि पत्ती में शिरा होती हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे, जैसे ये आप यहाँ पे मैं इस पत्ती में बताती हूँ। तो ये पत्ती का ये वाला जो अंदर का भाग है, ये मध्य शिरा कहलाता है, जो बिल्कुल सीधा गया है। और ये पत्ती से निकल रही है, मध्य शिरा से ही ये प्राथमिक शिरा निकल रही है। प्राथमिक शिरा से ही द्वितीयक शिरा होती है। आप पत्ती को ना, ये सीधा भाग है, ये पत्ती का सीधा भाग है। पत्ती को इसके निचले भाग पे रखेंगे तो वहां पे आपको शिराएं और इसकी मध्य शिरा और ये प्राथमिक शिरा और द्वितीयक शिरा ये आपको साफ दिखाई देंगी। ये शिराएं सब साफ दिखाई देंगी इसके निचले हिस्से, नीचे की तरफ से। तो ऐसे आप नीचे की तरफ से उसको रखें और फिर बनाए तो है ना, बन जाएंगी उसमें से ये सारी की सारी शिराएं उस कागज पर। देखिए, क्या आपको पत्ती की मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई दे रही है? तो जैसे मैंने बताया कि उसको मध्य शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मध्य शिरा। और पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास
विन्यास कहते हैं। यानी हम जो पूरा का पूरा बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, पूरी शिरा इस पर आ जाएंगे, वो शिरा विन्यास कहलाएंगी। यदि ये डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है, यानी ये मध्य शिरा है और इसकी तरफ ये इधर शिरा, फिर इधर शिरा, फिर इधर एक शिरा, फिर ये एक और, तो इस तरीके से, और एक जाल, तो इसको जालिका कहते हैं। शिराओं का क्या कहते हैं? जाल। ये भाई द्वितीयक शिरा हो गई, फिर उससे निकल रही, द्वितीयक से तृतीयक निकल रही, इस तरीके से जाल बन जाता है शिराओं का। आप पत्ती का देख सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा धूप में भी रख के आप देखिए तो बिल्कुल आपको दिखेगा वो जाल। अब देखिए यहाँ पे आगे, ये देखिए इसमें भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये मध्य शिरा है, ये पूरी सीधी जो जा रही है और इससे निकल रही है ये शिराएं, और अगर गौर से अगर पत्ती को और ढंग से देखा जाए तो उनसे भी क्या है, शिराएं निकल रही हैं, और उनसे भी छोटी छोटी पतली पतली क्या है, और शिराएं निकल रही हैं। तो ये पूरा जालिका रूपी कहलाता है। और आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, वो तो जालिका शिरा विन्यास हो गया, जालिका के रूप में हो गया बिल्कुल, जो शिरा विन्यास पूरा जाल सा बनाता है, यहाँ निकल रही है, फिर यहाँ निकल रही है बच्चों, फिर एक और निकल रही है, फिर एक और निकल रही है, तो वो तो जालिका हो गया शिरा विन्यास पर। लेकिन अब ये घास में जो होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है? सीधा। जैसे मैं अभी इसमें आपको दिखाती हूँ, इसमें ऐसे ये पत्ती है और इसमें क्या है, पूरा का पूरा सिरा विन्यास पूरा एकदम सीधा रहेगा, ऐसे फिर ऐसे समांतर चलता है ये, इस तरीके से। थोड़ा सा मेरा कर्सर सीधा नहीं चल रहा, एकदम सीधा चलेंगी ये सीधी लाइन। मैं इसमें ऐसे बना देती हूँ, देखो ये थोड़ा बड़ा बनाने से शायद चलने लग जाए, मेरा थोड़ा माउस से मैं बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा क्या है, सीधी रेखाएं नहीं आ पाती हैं कभी कभी। ये एक रेखा, ये दूसरी, इस तरीके से ये समांतर चल रही है। ये क्या चल रही है बच्चों? समांतर। इस तरीके से आपने घास में देखा होगा तो ये समांतर चलती हैं, ये सिरा विन्यास, ये समांतर सिरा विन्यास कहलाता है। अब विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। पत्तियों को बिना तोड़े आप पौधे से लगी हुई हैं और वहीं से देखिए आप उनको, उनके सिरा विन्यास को देखने का कोशिश करिए, और उनके निचले मतलब नीचे की तरफ से देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा। पत्ती के ऊपरी भाग से ना देख के उसकी पत्ती के नीचे वाले भाग से देखेंगे तो आपको उसके सिरा विन्यास साफ साफ दिखाई देंगे। और आइए अब ये जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। तो अब हमें ये जानना है कि पत्तियां का कार्य क्या होता है। तना जैसे पूरे पौधे को एक सहारा प्रदान करता है, उसी प्रकार से पत्तियां क्या कार्य करती हैं वो जानने का करेंगे। तो उस कार्य को देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आवश्यक सामग्री हमें उस एक्टिविटी में करने के लिए हमें एक पौधा चाहिए, यानी शाक पौधा चाहिए, यानी कि छोटा पौधा होना चाहिए, 1 मीटर से छोटा पौधा होना चाहिए, 1 मीटर तक। और पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले लेंगे, मतलब पॉलीथीन ऐसी होनी चाहिए जो पारदर्शी होनी चाहिए, और कुछ धागे लेंगे। और देखिए बिल्कुल इसमें एक्टिविटी में आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए, मतलब दिन के समय में करना है जब धूप खिली हो। और इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सूखा हुआ पौधा लें हम, या फिर वैसा पौधा लें, नहीं, वो हम जो प्रयोग कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमें क्या है, दिखाई नहीं देगा, साफ उसमें आएगा नहीं। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से आप है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मोगरे का है शायद, या फिर गुड़ैल का होगा, पत्ती से लग रहा है थोड़ा सा आभास। तो इस तरीके से लिया है पौधे का। गुड़ैल तो शाख में नहीं आता है, तो वो मोगरे का पौधा शाख में आ जाता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा है। तो ये इस तरीके का पौधा लिया और इसके क्या लगा दिया, ये पॉलीथीन लगाई और इसको क्या कर दिया है, बांध दिया। बिल्कुल पारदर्शी है पॉलीथीन, इसके आर पार पत्ती में जो भी क्रिया होगी वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, और धागे से बांध दिया इस तरीके से। अब देखिए, पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। जो खाली पॉलीथीन है उसमें भी बांध दीजिए, यानी इसमें ये तो हमने बांध दिया है इसी में, और इसके पास एक और, हमने 2 पॉलीथीन बोली ना हमने शुरुआत में ही, 2 पॉलीथीन, तो एक और पॉलीथीन जो खाली हमारी रह गई है उसको भी लीजिए और उसमें भी धागा बांध दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे धागा बांध दें और ये पॉलीथीन हम इस तरीके से रख लें। एक अंदाजे से सोचिए, कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठों को ध्यान पूर्वक देखिए और आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं?
किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं ये बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो, क्योंकि भाई पॉलीथीन रहेगी तो पौधा वो हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं खुद। और कौन सी में आएगी? देखिए ये एक पॉलीथीन है फर्स्ट नंबर, तो ये सेकंड नंबर की है। ये ऐसी खाली रखी हुई है और ये पादप है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आपको जल की बूंदें इस वाली पॉलीथीन में दिखाई देंगी। और ये कहाँ से आई? इसी पत्ती, जो पत्ती है उसकी उधर से आई, जो वाष्पोत्सर्जित पत्तियों से निकलने वाला जो पानी है, भाई पानी इसमें जा रहा है, तो उसी से यहाँ पे जल की क्या है, बूंदे नजर आई हमें इस पॉलीथीन में। तो देखिए यहाँ पे क्यों दिखाई दी, ये भी हम कारण देखेंगे। जल की ये बूंदे पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली हैं, यानी कि जो पत्ती वाला जो हमारा पॉलीथीन था उसमें निकला है, तो पत्ती से जो जल वाष्प हो रहा है, यानी जो जल वाष्पित हो रहा है प्रकाश की वजह से, वो उधर से निकली हैं। और इस क्रिया को, ये क्योंकि पानी बाहर आ गया बिल्कुल पत्ती से, तो हमें दिखाई दे रहा है उसमें, तो इसको वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, मैं इसमें थोड़ा सा बता दूंगी अभी आपको। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्ययन 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं। सॉरी, जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। मतलब हमने अध्याय 5 में हमने अवस्थाएं देखी थी, जो जल है वो बर्फ में भी बदल जाता है, यानी ठोस में भी बदल रहा है, फिर उसके बाद द्रव में बदल जाता है। सामान्य कमरे के ताप पर हम उसको बर्फ पिघलती है और किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। फिर उसके बाद वो अगर पानी को गर्म किया जाता है, 100 डिग्री पर गर्म किया जाता है, तो वो उबलकर भाप में बदल जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो ये हमने क्रियाकलाप जो है एक्टिविटी 5 में की थी, और जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है हमने देखा था। वो हमने एक क्या लिया था, एक प्लेट ली थी और प्लेट के ऊपर बर्फ रख रखी थी। वाष्पीकृत जो हमने केतली ली थी, केतली जिस पानी भर रखा था उसके अंदर, और जब वाष्पीकृत हो रहा था तो वो उस प्लेट से टकरा रहा था, और प्लेट पर बर्फ थी, तो उसकी ठंडी प्लेट से टकराते ही वो वाष्प क्या हो रही थी, द्रव में परिणित हो रही थी, यानी वाष्प का संघनन हो रहा था। ये हमने अध्याय 5 में देखा था, जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल रहा था। और जिसमें जल विभिन्न देखिए, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए। तो मैंने आपको बताया वाष्पीकृत हो रहा था, तो वाष्पन प्रक्रिया हो रही थी, और फिर जब जल ठंडी प्लेट से टकरा रहा था, तो क्या हो रहा था, संघनन की क्रिया हो रही थी बच्चों, जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे भी यही क्रिया देख रहे हैं कि जो पौधा है, मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। देखिए, ये जो पौधा है, तो पौधा क्या है, मिट्टी में जड़ें होती हैं, और जड़ें क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं, और जल का अवशोषण करेंगी। मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। और वो जल क्या है, ये जल का अवशोषण किया वो जल पौधे पर से जाके किस पे जाता है, पत्ती तक जाता है। पत्ती तक जाता है, और पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। जैसे ये पत्ती है, पत्ती में जाएगा और इस तरीके से जल पत्ती तक जाएगा, और ये पत्तियों में जाएगा, और इस जल से, ये जल है ना, रंध्र पाए जाते हैं इस पत्ती में, और वहां से क्या होगा, उड़ेगा। धूप जैसे सूर्य का प्रकाश है वहां पे पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश जैसे इस पे पड़ता है, तो क्या है, वो वाष्पीकृत होता है, पानी भाप बनता है। पर लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगा दी, पॉलीथीन लगा दी, और यहाँ पॉलीथीन लगाने से क्या है, जो पानी बाहर उड़ रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, तो वो इस पत्ती से पॉलीथीन से टकराया, और क्या हो गया, उसका संघनन हो गया, और यहीं पर वो पानी में बदल गया, यानी वो वाष्प किस में बदल गई, द्रव में बदल गई, और द्रव में बदलते ही ये पॉलीथीन हमें गीली दिखाई देती है। तो ये आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्यों। तो पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। तो हमने एक तो ये कार्य देखा कि वाष्पन की क्रिया में सहायक होती है,
पत्तियां, भाई पानी जो भी आता है वो पत्तियों को जरूरत होती है, और वाष्पन कहाँ से होता है पानी का, वो पत्तियों के माध्यम से होता है, ये हमने देखा। और देखिए आगे और क्या क्या कार्य हैं, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी देखिए, आवश्यक सामग्री लेंगे, पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन, यानी हम इनको लेंगे। तो देखिए, परख नली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें, जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते हैं जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल में भलीभांति धोएं। उसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन कर कुछ बूंदे डालें। तो देखो बच्चों, इसमें क्या कहा है, देखिए आप ये देखिए, ये बिल्कुल ये हमारे पास हमारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ये पूरे। और देखिए यहाँ पे एक बीकर है और इस तरीके से, और बीकर में पत्ती हमने रखी थी, और पत्ती को जब तक गर्म करेंगे जब तक कि उसका रंग क्या नहीं हो जाए, उड़ नहीं जाए बिल्कुल, और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो क्या देखते हैं, ये देखते हैं, क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में इसका प्रयोग। तो बच्चों ये स्प्रिट उड़ती है और इसको गर्म करना होता है, वो स्प्रिट तुरंत उड़ती है, तो इसलिए आप इन चीजों को मतलब ये जो हम जला रहे हैं इसको, बर्नर को, और ये भाई यहाँ से आग है, तो ये अध्यापक की उपस्थिति में ये क्रियाकलाप किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या हुआ इसमें देखते हैं। आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षण की तुलना में अध्ययन 2 में खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों को उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? तो हमने ये मंड का आपको ध्यान होगा थोड़ा, हमने अध्याय 2 में हमने मंड का भी क्या है प्रेक्षण और किया था, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मंड आता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और कार्बोहाइड्रेट्स का हमने परीक्षण में किया था, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। आयोडीन सॉल्यूशन से हमें पता चला था कि मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो ये हमने परीक्षण किया है इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से, तो ये वाले जो हमने पत्ती को क्या किया है, गर्म किया है, और पत्ती में आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर क्या हुआ है, हमें पता चला है कि मंड उसमें है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। देखिए हमने, देखिए इसमें भी दे रखा है कि हमने अध्याय 2 में देखा था कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है, तो हमने इसका प्रयोग किया था, कार्बोहाइड्रेट यानी मंड का। आलू में ये मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ को उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। मतलब आलू में तो सारा भाग वो क्या है, मंड एक जगह एकत्रित हो जाता है, पर पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश और हरे रंग, यानी हरे रंग का जो पदार्थ जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इस हरे रंग के पदार्थ को वो जो उसमें अंग पाया जाता है उसे हरित लवक कहते हैं, और हरित लवक में एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, या आप हरित वर्णक भी बोल सकते हैं उसे। तो है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, और इस प्रक्रिया में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका भी बड़ा विशेष योगदान होता है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर का उपयोग करती हैं, और इस प्रक्रम को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रम में बच्चों ऑक्सीजन निष्कासित होती है, यानी बाहर निकलती है, निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया में आपको प्रकाश, सबसे पहला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रकाश, और हरे रंग का पदार्थ यानी क्लोरोफिल, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और इनका प्रयोग करके इन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। मैं अभी आपके सामने यहाँ लिख दूंगी किस तरीके से। तो पौधे के विभिन्न भागों से मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है, और हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषण किया है, यानी मंड का निर्माण किया है, तथा ये पौधे के किसी और भाग से यहां से नहीं पहुंचा है। इसे जानने के लिए उपरोक्त क्रियाकलाप को कुछ दूसरी विधि से दोहरा सकते हैं। मतलब हम एक और एक्टिविटी करें, इसको और अच्छे से देखें। पौधे युक्त एक गमले को
हम एक और एक्टिविटी, तो पौधे युक्त एक गमले को 1 अथवा 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। इन पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक दीजिए। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर उसमें मंड का परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या इस प्रयोग से आपको यह समझने में सहायता मिली कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित है, परंतु काले कागज से ढके भाग में नहीं? अब आया आपको समझ में? आयोडीन से क्रिया करके ये इस तरीके से रंग देता है, तो ये यहाँ पे पता चल जाता है कि इसमें मंड है, यानी कार्बोहाइड्रेट की है उपस्थिति, मंड है। पर लेकिन अगर जिस पौधे को हमने एक एक्टिविटी करी जिसमें पौधा हमने क्या रख दिया था, अंधेरे कमरे में रख दिया था, और एक को कागज से क्या कर दिया था, ढक दिया था, काले कागज से ढक दिया था, और काले कागज से जिस पत्ती को ढका था, और जब हमने धूप में रखा तो काले कागज से जो पत्ती हमने ढकी थी उसमें मंड क्या है, उसमें निर्माण नहीं हुआ, और जो पत्ती ढकी नहीं थी उसमें मंड का निर्माण हुआ। तो ये पता चल गया हमें कि पत्तियों में मंड का निर्माण होता है, और वह इन इन चीजों की वजह से होता है, यानी प्रकाश, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकाश होना चाहिए। काले पदार्थ से फर्क नहीं, उसमें हरे रंग का होना चाहिए। तो काले रंग से जो ढकी हुई थी उसमें नहीं हो पाया क्योंकि प्रकाश नहीं प्रवेश कर पाया उस पे काले कागज से ढकने की वजह से, और हरे रंग का पदार्थ भी उसमें उपस्थित होना चाहिए, तभी क्लोरोफिल जिसमें उपस्थित होगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं बच्चों कि क्लोरोफिल जिसमें उपस्थित होगा वो भोजन का निर्माण करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। जैसे कि एक जीव है, भाई जंतु तो नहीं बनाते भोजन अपना, क्योंकि जंतुओं में क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता है। पर लेकिन एक जंतु है, एक ऐसा जीव है, एनिमल है, उसको मतलब वो जीव है, छोटा जीव है, सूक्ष्म जीव है, प्रोटोजोआ है वो, और वो क्या है बच्चों, वो बनाता है। इसीलिए वो पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी कहलाता है, उसका नाम है युगलिना। युगलिना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि युगलिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, युगलिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये हमारा पादप और जंतु के बीच के, जंतु और पादप के बीच की संयोजक कड़ी है। और इसमें एक चीज और है कि ये युगलिना जो है वो पौधा नहीं है बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया प्रोटोजोआ है, सूक्ष्म जीव है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब पत्ती के लिए प्रकाश की जरूरत है, हरे पदार्थ की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें उनमें से हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, और पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। तो तना क्या कर रहा है? अभी तक हमने तना पढ़ लिया, पत्ती पढ़ ली। तो तना तो जल को पत्ती तक पहुंचाता है, क्योंकि तने में क्या पाए जाते हैं? संवहन पुल। और संवहन पुल जो हमने, आपको थोड़ा सा ध्यान हो, नहीं किसी ने पुरानी मतलब इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वीडियो का, तने के बारे में नहीं पढ़ा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका फर्स्ट पार्ट, वो जरूर आप जाके देखें और आपको पता चल जाएगा। और उसमें इस तरीके के संवहन पुल थे जो हमने ना प्रयोग में भी किए थे, काट काटी थी, और उसमें इस तरीके से हमें मिले थे। मैं आपको यहाँ बता दूं, संवहन पुल में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम, ज माने जल, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? जाइलम करता है जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य, और फ्लोएम का कार्य होता है पत्ती में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का। ये हम आगे आगे और पढ़ेंगे, उसमें और समझ लेंगे अच्छे से। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि तना जल को पत्ती तक पहुंचाता है, और पत्ती में बने भोजन को भी तना ही क्या करता है? अन्य भागों तक और पहुंचाता है। तो यहाँ देखिए
पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, ये कार्य जड़ करती हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, पत्ती तना कंप्लीट हो चुका है। अब हम जड़ के बारे में देखेंगे, जड़ क्या है। चित्र 7.13 देखिए, 7.13 है ये, आप देखिए यहाँ पे बूझो है, पहली है, क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। ये मनी प्लांट का पौधा है तो पानी दे रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिए, पहली और बूझो में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है। देखो, आप देख रहे होंगे कि बूझो केवल नीचे जो पत्तियां पत्तियां हैं उन्हें पानी दे रहा है। देखो, आप इधर ध्यान से देखो, बूझो क्या कर रहा है, पत्तियों को पानी दे रहा है। और पहेली गमले के अंदर पानी दे रही है, यानी कि वो पत्तियों को पानी नहीं दे रही है, वो जड़ों को पानी दे रही है, जड़ में पानी डाल रही है। तो आप देख रहे हैं, तो कौन सही कर रहा है, पहेली सही पानी दे रही है, बूझो सही पानी नहीं दे रहा है, क्योंकि पत्तियां पानी नहीं लेती हैं। पानी कौन संचित करता है, जड़ करती है। तो हम जड़ का ही ये कार्य देखेंगे। देखो इसमें, पौधों पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए आवश्यक सामग्री लेते हैं, 2 गमले लेते हैं और कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थी समूह में करना चाहिए। यानी हम ये 4-5 समूह के बच्चे बना लें और ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी पूर्वक से उखाड़िए। खरपतवार का पौधा लेना है हमें और उसे उखाड़ना है। आप बथुए का पौधा ले सकते हैं, जो अभी आ रहा है वो भी खरपतवार है। और भी पौधे वो जो अनचाहे कहीं भी उग जाते हैं, कहीं भी जरूरी नहीं है। तो उन पौधों को आपको लेना है, उखाड़ना है, और ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो, टूटनी नहीं चाहिए। आसानी पूर्वक खुरपी से और की सहायता से निकाल सकते हैं हम। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। एक को तो हमें मिट्टी डाल के लगा देना है। और खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डाल के लगा देना है, जैसे हमने इसमें किया है। दूसरे पौधे को जड़ों को काट दीजिए, यानी दूसरे पौधे की जड़ को काट दिया है। देखिए, आप बी में देख सकते हैं इस तरीके से, और बी गमले में लगा दें और इसमें नियमित रूप से जल देते रहें। इसमें पानी देते रहें, इसमें भी पानी देते रहें। आप देखेंगे ध्यान से, दोनों में जड़ें थी, एक में जड़ को हमने जड़ सहित लगाया पौधा, और एक में जड़ को हमने क्या कर दिया है बच्चों, काट दिया है। यहाँ पे इसमें जड़ नहीं है और इसमें हम नियमित रूप से अब क्या देंगे, पानी देंगे। अब क्या होगा, तो 1 सप्ताह पश्चात इनका प्रेक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। ये दोनों पौधे आपको स्वस्थ मिलेंगे। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, परंतु एक ही जड़ नहीं थी। और क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। एक और आप समझ गए होंगे कि वो पौधे जो हैं उसमें से ये स्वस्थ मिलेगा आपको और ये आपको स्वस्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जड़ नहीं है। तो और भी हमें एक्टिविटी देखते हैं कि क्यों। तो हम एक्टिविटी 7 करते हैं। आवश्यक सामग्री लेते हैं, मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी और जल लेते हैं। 2 कटोरियां लीजिए और इनमें भीगी हुई रुई रखिए, यानी कि हमें रुई उसमें पानी में भिगोनी है। और एक छोटी कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए और जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाते हैं। आप देख रहे हैं, रुई में रखे हैं ये। हम कपड़ा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रुई रुई का वो करें, हम कॉटन का सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। हम उसमें उसको गीला करके इस तरीके से इन बीजों को बांधें उसमें, तो हम तब भी देखेंगे कि उसमें अंकुरण हो जाता है। पर लेकिन कपड़ा गीला रहना चाहिए, इनमें पानी का प्रवेश होता रहना चाहिए। तो ये रुई में बंधे हैं। रुई में देखिए, तो ये जो हमने 2-4 उसमें मक्के के दाने और चने के दाने इस तरीके से लिए थे अलग अलग कटोरी में, तो इस तरीके से देखे हैं। तो हम ये देखते हैं, इसमें इस तरीके से ये सफेद सफेद निकल आया है। 1 सप्ताह के बाद खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करें। तो अब इनमें ये रुई चिपक गई है और इनसे खींच खींच के हम निकालने का प्रयास करेंगे।
क्या नवोद भी सरलता से रुई से बाहर खिंच जाता है? बिल्कुल नहीं है, इसमें चिपक गया क्योंकि रुई इससे चिपक गई है बिल्कुल एकदम इसमें अंदर तक। क्यों? क्योंकि देखिए, आप ध्यान से देखें, इसमें ये सफेद सफेद जो पार्ट निकल रहा है, अंकुरण हो चुका है इनमें। जो दाने थे अनाज के, चने के दाने और मक्के के दाने, और इनमें अंकुरण हो गया है, और अंकुरण बिल्कुल रुई के अंदर चला गया है। क्यों चला गया रुई के अंदर? क्योंकि रुई नम थी और पानी ग्रहण करना है, और ये अंकुरण जो सफेद पार्ट निकल रहा है बच्चों, ये जड़ है। ये क्या है? जड़। और देखिए, क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। बिल्कुल खुरपी से निकाला है हमने जो पौधे, ये देखे, ये क्रियाकलाप किया था हमने 6, और इसमें हमने पौधे जो निकाले थे मिट्टी से, वो हमने मिट्टी को खोद कर निकाले थे। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं, यानी जकड़े रखती हैं। यानी जड़ का बहुत विशेष रोल होता है कि वो पौधे को बिल्कुल जमीन में क्या कर देती हैं? जमा देती हैं। और इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिर क्या बोलते हैं? स्थिरक बोलते हैं। यानी वो पौधे को बिल्कुल एकदम स्थिर करके रखती हैं। और आपने देखा है कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? और आइए आप इसका पता लगाते हैं। तो तने जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, इस तरीके तने होते हैं, कुछ हरे प्रकार के, कुछ बिल्कुल भूरे कलर के होते हैं। ये भी आपने देखा, तने भी अलग अलग तरीके के देखे। कुछ कमजोर तने भी देखे आपने, जो आरोही होते हैं, चढ़ते हैं किसी के सहारा लेके। उसी प्रकार पत्तियां देखी, कुछ छोटी होती हैं पत्तियां, कुछ बड़ी पत्तियां होती हैं। उनमें सिरा विन्यास अलग-अलग होता है, घास की पत्तियों का सिरा विन्यास अलग होता है, और जो हमारे पादप की वैसी पौधों की पत्तियां होती हैं, उनकी सिरा विन्यास अलग होता है। तो यह भी हमने विभिन्नता देखी। ऐसे जड़ों में भी विभिन्नता पाई जाती है क्या बच्चों? बिल्कुल पाई जाती है। जड़ में भी विभिन्नता पाई जाती है। 2 प्रकार की विशेषता होती है, अलग-अलग तरीके से जड़ें मिलेंगी आपको। तो हम इसके लिए भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो देखिए, क्रियाकलाप 8 करते हैं, यानी एक एक्टिविटी करते हैं 8 की। चित्र 7.16 देखिए, इसमें आप देखिए, ये देखिए, तो ये हमने मक्के का दाना है, और ये चने का दाना है, और आप ये देख रहे होंगे जो नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए ये नीचे की तरफ जा रही है, ये एक जड़, और ये आप इसमें देख रहे होंगे ये भी जड़। तो ये चने की जड़ है। ये जो नीचे की तरफ जा रही है, इसको हम मूलांकुर कहते हैं, ये जड़ है। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको प्रांकुर कहते हैं, ये तना का निर्माण करता है। तो देखिए, तो ध्यानपूर्वक 7.16 को, ए और बी को देखते हैं, और अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 7.16 ए के समान दिखती हैं, अथवा चित्र 7.16 बी की तरह दिखाई देती है? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए, और चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए पता करें। तो देखिए, इसमें जो एक्टिविटी है, जो अभी हमने एक्टिविटी की, उसी का ही एक पार्ट है। हमने अलग निकाल लिया, मक्के का बीज अलग निकाल लिया जिसमें अंकुरण हुआ, और हमने ये चने का निकाल लिया। अब देखिए, ए वाला हमारा तो मक्का है, और ये बी वाला हमारा चना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये चना है। ये चना, देखिए मैं मक्का तो नहीं लिख रही क्योंकि भाई मेरा माउस ऐसे ही चलेगा। ये चना हो गया। तो ये बी वाला पार्ट चना है। और देखिए, आप खुद देख रहे होंगे इनमें क्या अंतर है, आपको दिख रहा होगा। पहली बात तो समानता ये है कि दोनों की दोनों नीचे की तरफ जा रही हैं। ये जड़ों की विशेषता होती है कि वो नीचे की तरफ, मिट्टी की तरफ ही जाएंगी। उनका साइन बिल्कुल है ना, मिट्टी की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, धनात्मक होगा, और ऊपर की तरफ ऋणात्मक रहता है। यानी कि नीचे की तरफ धनात्मक है, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। और आप देख रहे होंगे कि ये डिफरेंट है। ये देखिए, बिल्कुल है ना, इसमें एक मध्य पार्ट है, और इस तरीके से इससे क्या है, ये मूल जड़ है एक तरीके से, और इससे ये जड़ें भी निकल रही हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, इसमें ये भी जड़ निकल रही है, इधर से ये भी निकल रही है, और ये बिल्कुल एक सिंपल एक निकली है। इसमें से और भी जड़ें निकलेंगी, ऐसे आप देखेंगे इसमें ऐसे ऐसे गुच्छा वाली, गुच्छे के रूप में इस तरीके से जड़ें निकल आती हैं। अगर हम इस बीज को लगा देंगे तो ये गुच्छे वाली जड़ें आपको दिख जाएंगी। आप कुछ पौधे खरपतवार के ही जैसे
और कुछ घास के पौधे आप क्या कर सकते हैं, उखाड़ के देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से आपको जड़ें जो हैं वो मुख्यतः आपको दो रूप में दिखाई देंगी, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो जो लंबी जो जड़ें होती हैं बच्चों, जो एकदम बिल्कुल सीधी और उनसे आसपास की जड़ें निकलती हैं, उसको हम मूसला जड़ कहते हैं। और ये गुच्छे के रूप में जो निकलती है उसे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो देखिए क्रियाकलाप 9 में देखते हैं, खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। एक एक्टिविटी इस तरीके से जो मैं अभी आपको बता रही थी, सेम वही। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार के पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.17 की तरह होंगी या चित्र 7.17 बी की तरह होंगी। देखिए 7.17, देखिए आप देख रहे हैं 7.17 है ये मूसला जड़, और 7.17 का बी पार्ट है रेशेदार जड़ें। तो बच्चों ये आप इसमें देख रहे होंगे, हम थोड़ा जड़ का टॉपिक क्या है आज थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, जिसे हम आगे नेक्स्ट पुष्प वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो ये हमारे बस इस एक्टिविटी है जिसमें आपको दिख रहा होगा। देखिए आप, या तो हमें जड़ें कैसी मिलेंगी, इस तरीके की मिलेंगी पूरे पौधे की, या इस तरीके की मिलेंगी। यानी आप देख रहे होंगे, इसको ध्यान से देखें तो ये पूरी की पूरी एक गुच्छे में निकल रही हैं ये जड़ें, एकदम इस तरीके से गुच्छे में है जड़। और ये एक देखिए पूरी सीधी एक जड़ गई है, और इससे क्या है, ये पूरी सीधी एक जड़ गई है पूरी, ये देखिए यहाँ से एक सीधी जड़ गई है, और उससे ही क्या है बाकी जड़ें क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। फिर उनसे भी और जड़ें निकल रही हैं। तो हम इसे ही देखेंगे। देखिए तो जिन पौधों की जड़ें 7.17 ए की तरह हैं, उन्हें मूसला जड़ कहते हैं। यानी जो जड़ें बेटा इस तरीके से होती हैं, देखिए आप इसमें मैं इरेजर से इसको कर देती हूँ, इधर देखिए इस तरीके की जड़ें होती हैं जो बिल्कुल सीधी निकली रहती हैं, उसी से ही आसपास ये जड़ें निकली रहती हैं, ये आप देख रहे होंगे। और इसमें और भी जड़ें निकली रहती हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, मूसला जड़ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, मूसला जड़। और जो बिल्कुल गुच्छे के रूप में बी पार्ट की ये जड़ें हैं, इनको हम रेशेदार जड़ या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अपस्थानी या जकड़ा जड़। देखिए यहाँ पे नाम है, ये जड़ों के नाम आ जाते हैं पेपर में, बोल दिए जाते हैं। अपस्थानिक जड़ नहीं लिखी होगी तो ये नाम लिखा होगा जकड़ा जड़, इस तरीके से नाम लिखा होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों नाम है ना इसी जड़ के हैं। अपस्थानिक जड़, रेशेदार जड़, इसी को बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पे दो समूहों में बांटिए, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जितनी भी हमने खरपतवार एकत्र की हैं उनको नाम दे दीजिए, ए बी सी डी ई बी ऐसे करके। खरपतवारों के नाम आपको नहीं पता होंगे, अलग अलग पौधे होंगे, और उनकी सभी जड़ों को आप इस तरीके से रखिए कि इनको हमने मूसला जड़ में रखा, यानी हमने ए वाली जड़ में रखा, ए वाले समूह में रखा, या बी वाले समूह में रखा, आप ऐसे रख सकते हैं। तो पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधे को समूह बी में रखिए, और समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है। बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया, यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होंगी तो उसे उस पौधों को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो पौधों की पत्तियों को देखकर उत्तर दे सकता है। क्या आप पौधे की पत्तियों को देखकर उत्तर दे सकते हैं कि पौधे की जड़ें किस तरीके की होंगी? तो बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, तो चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ इसमें कैसे दे सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास जड़ के प्रकार के एक रोचक संबंध है। यानी पत्तियों का हम शिरा विन्यास देखकर जड़ का प्रकार बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों कि इसमें पौधे की कौन सी पत्तियों में गुच्छेदार या जकड़ा जड़ मिलेंगी, रेशेदार जड़ मिलेंगी। तो देखिए कैसे, क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार की सारणी 7.2 के सही रूप से भर सकते हैं। हमने देखा कि जड़ें
तो देखिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ, इसमें जैसे यहाँ पे चित्र बना के यहाँ बताती हूँ। देखो बच्चों, हमने जैसे कि इसमें एक हमने सिरा विन्यास मुख्यतः इस तरीके के देखे। एक तो ऐसा सिरा विन्यास जो था हमारा जाली का रूपी था, जिसमें हमारी मध्य शिरा थी और मध्य शिरा से क्या निकल रही थी, पार्श्व शिराएं निकल रही थी। ये पार्श्व की शिराएं हो गई, प्राथमिक हो गई, और प्राथमिक से द्वितीयक हो गई इस तरीके से, और द्वितीयक से तृतीयक हो गई, फिर तृतीयक से चतुर्थ। इस तरीके से एक क्या बन जाता है, जाल सा बन जाता है शिरा विन्यास का। तो इस तरीके की पत्तियां, और दूसरी पत्ती हमने घास की देखी थी। घास की पत्तियों का जो शिरा विन्यास था वो कैसा था बच्चों, वो था बिल्कुल समांतर, वो समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। और इस तरीके से पत्तियों में इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से मिलेंगी, एक के बाद एक सीधी सीधी लाइन जाएंगी, समांतर जाएंगी। थोड़ा मेरा माउस सही से नहीं चल रहा है, ये इस तरीके से, और इस तरीके से भी एक जाल बन जाता है, इस तरीके से समांतर। इनको हम क्या बोलेंगे, समांतर शिरा विन्यास। तो आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि जिनमें इस तरीके से जालिका नुमी शिरा विन्यास पाया जाएगा, उसमें पाई जाती है मुसला जड़। इसमें क्या पाई जाती है, मुसला जड़, यानी ये जो जड़ होगी वो मुसला जड़ पाई जाएगी। ये मूल जड़ हो गई, प्राथमिक जड़, फिर प्राथमिक से द्वितीयक जड़, फिर तृतीयक जड़, फिर इस तरीके से चतुर्थ जड़, इस तरीके से। तो ये इनमें पाई जाती हैं, जिसमें जालिका नुमी, क्योंकि उसमें भी मध्य शिरा हो गई, मध्य शिरा से यानी उसको प्राथमिक बोल सकते हैं। ऐसे ही प्राथमिक इसमें जड़, आप दोनों में समानता देख सकते हैं। द्वितीयक निकल रहा है शिरा विन्यास, फिर तृतीयक निकल रहा है, ऐसे ही इसमें से भी जड़ें द्वितीयक तृतीयक निकलती हैं। और जिसमें इस तरीके से समांतर निकलती हैं उसमें क्या है, अपस्थानिक या जकड़ा जड़ पाई जाती है। यानी उसमें मूल जड़ का आप पता नहीं कर सकते कि मूल जड़ कौन सी है, मुख्य जड़ कौन सी है। उसमें सारी जड़ें एकदम गुच्छे के रूप में होती हैं, इसलिए इनको जकड़ा जड़ कहते हैं। तो ये अपस्थानिक जड़ें हो गई इस तरीके से बच्चों। तो ये आपकी अपस्थानिक जड़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। ये भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियो का आदि का हम खाते हैं, और हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। यानी पौधे के देखो बच्चों, हमने जड़ के भी कुछ भाग खाए हैं जो हमें क्या है मिलते हैं, जैसे कि इसमें दिया है जो भोजन को संग्रहित कर लेते हैं, हम उन जड़ों को खाते हैं। जैसे गाजर है, गाजर भोजन का संग्रहित कर लेते हैं, ये भोजन संग्रहित करने वाली जड़ें हैं। गाजर को खाते हैं, मूली को खाते हैं हम, शकरकंद को खाते हैं हम, शलजम को खाते हैं हम, और इनको खाते हैं। और इनसे क्या है, ये सारी जो है जड़ें क्या है, रूपांतरित जड़ें हैं जो खाद्य संग्रहित करती हैं ये जड़ें। और ऐसे तने भी होते हैं जो खाद्य संग्रहित करते हैं, जैसे कि आलू, आलू एक खाद्य संग्रहित तना है। अदरक, अदरक भी तना है, प्रकंद है। और ये अरबी, अरबी भी तना है बच्चों। तो इस तरीके से वो भी क्या है, भोजन का संग्रह करके और खाने के रूप में प्रयोग होते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफ मार्ग की तरफ कार्य करता है? चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले प्रश्न में पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प का हम अगले उसमें क्लास में करेंगे, दोनों तरफ जाते हैं। तो देखिए आपकी वही जो मैंने अभी बताया आपको, पत्ती का सिरा विन्यास, अगर पत्ती का सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो उसमें भी पत्तियां हमें कैसी मिलेंगी, एक मूल, मूल उसमें जड़, और उससे निकलने वाली अन्य जड़ें, प्राथमिक, फिर प्राथमिक से द्वितीयक, फिर तृतीयक, इस तरीके से जड़ें नहीं मिलेंगी। तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ मुसला जड़। और ये पुष्प की संरचना नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, और वो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा पत्तियों के बारे में और जड़ के बारे में। ये दो हमने टॉपिक कंप्लीट किए हैं। पुष्प थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए,
और कैसा आपको लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि कब कब क्लासेस आ रही हैं और कब ये क्लासेस डल गई हैं। तो ओके, थैंक यू, नमस्ते।